So before we go ahead to the next topic, we will very quickly revise what we have learned in the last session. It will be a quick revision क्योंकि आज का टॉपिक उसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए हमने कल क्या कवर किया वो पहले पता होना चाहिए. तो इन द लास्ट लेक्चर अगर आपको याद होगा हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, और मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये फोर्स है ही नहीं. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट फोर्स बट इट इज एनर्जी, जिसको हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में बोलते हैं ईएमएफ. और ये ईएमएफ का सोर्स क्या था वो भी समझ लो. व्हाई डू वी नीड टू हैव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक एक्सटर्नल कंडक्टर है और कंडक्टर के रेजिस्टेंस को मैं आर से डिनोट करने वाला हूँ, कैपिटल आर से. इफ आई कनेक्ट अ बैटरी टू दिस, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं तो देयर इज रेजिस्टेंस, क्योंकि वो जो कंडक्टर के अंदर आयॉन्स थे दे वर वाइब्रेटिंग. बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस द इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो कोलिजन्स और दैट लीड्स टू रेजिस्टेंस. इसका मतलब अगर मुझे चार्जेस को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, मतलब वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, उसको अगर मुझे फ्लो करवाना है तो वर्क हैज टू बी डन. ये वर्क सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था कंडक्टर में. वो जो वर्क डन है, एनर्जी है, वो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो एनर्जी कहीं से तो आएगा, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी. सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज. अब मैं यूनिट नेगेटिव या यूनिट पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमारे ऊपर है हम कैसा इमेजिन करते हैं. हम लोग यूनिट नेगेटिव चार्ज भी इमेजिन कर सकते हैं. अगर यूनिट नेगेटिव चार्ज इमेजिन करते हो तो नेगेटिव से कहाँ जाएगा? पॉजिटिव. और यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करोगे तो पॉजिटिव से कहाँ जाएगा? नेगेटिव. So electromotive force is defined as the energy required to circulate unit charge once round the complete circuit. Once round the complete circuit. तो हमने इक्वेशन बनाया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का. इट इज बेसिकली, इफ यू रिमेंबर, याद है क्या? इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो इसका ऐसा यूनिट था जूल पर कूलम. और जो डायमेंशंस थे वो थे, क्योंकि वर्क के डायमेंशन थे m1 l2 t-2, और चार्ज होता है इफ यू रिमेंबर a1 t1. तो ये पूरा सॉल्व करके आपको मिलेगा m1 l2 a-1 t-3. तो दिस आर डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक, तो अभी तुमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के डायमेंशंस अच्छे से पता है, कॉन्सेप्ट भी पता है क्योंकि कल हमने देखा ही था. इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस and terminal potential difference. तो ये अभी इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपको चार्जेस को सर्किट से फ्लो करवाना है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. अब ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी. अब ये जो बैटरी है ये खुद किसी एक मटेरियल का बना है, तो इट हैज इट्स ओन कंपोजिशन. और जिस किसी मटेरियल का ये बना है उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा. क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा. इसका मतलब जो एनर्जी चार्ज को सर्कुलेट करने में सप्लाई हुआ वो दो वे से यूज हो रहा है. नंबर वन, टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस. तो इंटरनल रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ द बैटरी इटसेल्फ. जो बैटरी का मटेरियल है उसका खुद का रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. इसका मतलब द एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज. वन, टू ओवरकम internal resistance and to overcome external resistance. The total energy required to overcome both internal and external resistance is called as EMF, and the energy required only to overcome external resistance is called as terminal potential difference. तो यहां तक हमने कल देखा था. अब इसके आगे अब हमको ओहम्स लॉ अप्लाई करना है कंप्लीट सर्किट पे. तो अगला टॉपिक है ओहम्स लॉ applied to a complete circuit. Applied to a complete circuit. तो what we have is we have an external resistance. मतलब बेसिकली कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. उसके बाद इस सर्किट में हमने लगा दिया एक बैटरी या फिर एक सेल. तो यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R. Then we have a battery or a cell.
यहाँ पे एक बैटरी है या सेल है, इस सेल का या बैटरी का खुद का जो रेजिस्टेंस है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर. तो यू हैव इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. देन ऑफ कोर्स मैंने जैसे तुमको बताया था कि ये बैटरी का रेजिस्टेंस है, बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और इन दोनों को, बैटरी को और रेजिस्टेंस को सेम रेक्टेंगल में शो कर देते हैं. ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है जस्ट फॉर यू टू नो कि हमने बाहर से एक्सटर्नली कोई हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया, ये बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस था. और ये जो बैटरी मैंने कनेक्ट किया, अगर इसका ईएमएफ ई है, कैपिटल ई है, दिस इज कैपिटल ई. अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बैटरी या सेल का काम क्या होता है, टू सर्कुलेट करंट. तो करंट कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट. तो ये हो गया करंट आई व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस आर, इट इज आल्सो फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस स्मॉल आर. पक्का पक्का, गुड गुड. अब एक काम करते हैं, ऐसा एक लिस्ट बना के छोड़ देते हैं. लेट आर बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, let small r be the internal resistance, E, capital E be the EMF of the battery, I be the current in the circuit, of course, करंट इन द सर्किट, या लूप भी बोल सकते हो इसको तुम. यहाँ तक क्लियर, पक्का 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 पक्का. एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, उसका रेजिस्टेंस आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है. ये बैटरी लगाया तो क्या फ्लो हुआ, करंट कितना फ्लो हुआ, आई. अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ये सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बहुत डिफिकल्ट जाते लोगों को, क्योंकि इमेजिनेशन का तरीका आपने अभी तक सेट नहीं किया अच्छे से. यू हैव टू इमेजिन, फॉर एग्जांपल लेट अस से हम दो भूखे हैं. तो फिर हम लोग गए, चलो कहीं नाश्ता करने जाते हैं. कुछ ऑर्डर किया, जो भी खाना आया वो किसने किसने खाया, दोनों भूखे ने खाया, है ना. तो ये आर और ये स्मॉल आर, ये भूखे हैं, भूख लगी है, इनको खाने की नहीं एनर्जी की भूख लगती है, क्योंकि ये चार्ज को अपोज करते हैं. तो चार्ज को पास करवाने के लिए एनर्जी चाहिए, और सप्लायर कौन है, बैटरी. तो ये ईएमएफ जो बैटरी ने सप्लाई किया, ये दोनों मिलके उसको यूज करने वाले, खाने वाले हैं. तो ऐसा है, सपोज ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस था ई में से इसने वी आर खा लिया, तो बचा हुआ कौन खाएगा, आर. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, इसने खाया वी, बराबर. तो हमारा बन गया इक्वेशन, पहले लिख देता हूं, वी आर और वी. अब ऐसा मत बोलना वी आर इज द एनर्जी ईटन बाय स्मॉल आर, ऐसा बोलना इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्मॉल आर. और पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि देखो इसने एनर्जी यूज किया, इसका मतलब जो भी एनर्जी सप्लाई हुआ था वो यहाँ पे कम हो गया ना, क्योंकि इसने यूज कर लिया. तो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप. और कैपिटल वी क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपिटल आर, अक्रॉस कैपिटल आर. कुछ नहीं है फिजिक्स, इट इज जस्ट द वे यू इमेजिन, बाकी कुछ नहीं है. अब मैंने बोला आपको कि ये ई को किसने किसने खाया, और स्मॉल आर ने कितना यूज किया, वी आर. कैपिटल आर ने वी. बन गया ना इक्वेशन, बन गया इक्वेशन, डन. ई इक्वल टू वी आर प्लस वी हो गया. अभी अगर इसमें मैं और एक रजिस्टर लगा देता, सपोज मैं और एक रजिस्टर लगा देता, इसको R2 बोलता है, इसको R1 बोलता है, ये V1 हो जाता है, क्या हो जाता, V2. इक्वेशन क्या बनता, E इक्वल टू वी आर प्लस V1 प्लस V2, सिंपल. और एक लगा देता प्लस V3. तो ये बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 का मैं यहाँ पे डेवलप कर देता हूँ अभी से, क्योंकि ये तुमको आगे लगने ही वाला है, तो ये पता होना चाहिए. नाउ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V इक्वल टू IR होता है कि नहीं. ये जो कैपिटल V था वो किसके अक्रॉस था,
आर के, और उसमें से करंट कितना है आई, तो V इक्वल टू आई आर. What will be VR? I into small r. Equation number 3. Equation number 3. So therefore from 1 to 3, from 1, 2 and 3, you have E equals to I small r plus I capital R. So therefore E equals to I small r plus capital R. अब ये इक्वेशन बाद में काम में आएगा, ध्यान रखना, ये काम में आएगा इक्वेशन नंबर 4, या फिर एक काम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से ही काम चला लेंगे, ठीक है. एनीवेज, नाउ डू यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जब रेजिस्टेंसेस इन सीरीज हो, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए R1 और R2, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट? R1 प्लस R2, बराबर. और कल मैंने आपको बताया था कि ये दोनों पैरेलल में नहीं है, उसका रीजन बताया था मैंने आपको कि ये कैपिटल R का एक टर्मिनल किसको कनेक्टेड है? पॉजिटिव. दूसरा किसको कनेक्टेड है? स्मॉल r को, और स्मॉल r का दूसरा किसको है? नेगेटिव को. तो इन दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन है कि नहीं? एक ही साइड कॉमन है ना, तो वो सीरीज होता है कि नहीं? होता है ना सीरीज. और सीरीज में इक्विवेलेंट क्या बनता है? R1 प्लस R2. अभी इमेजिन R1 इज स्मॉल r, R2 इज कैपिटल R, तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट? स्मॉल r प्लस, वही तो आया, स्मॉल r प्लस कैपिटल R. मतलब ये दोनों किसमें है? सीरीज में है. किसमें है? सीरीज में है. तो यह आ गया आपका EMF applied to a circuit. EMF in a circuit, या फिर Ohm's law applied in a circuit, complete circuit. अब ये इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं. अभी क्या होता है, कभी कभी आपको EMF नहीं पूछा है, ये तो EMF का इक्वेशन बना ना. कभी कभी आपको पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस? V. तुमको पूछा क्या है? V. तो V का इक्वेशन यहां से क्या बनेगा? क्या बनेगा? E माइनस VR, ऐसे बनेगा ना, पक्का पक्का, श्योर. तो V इक्वल टू E माइनस VR. VR क्या था? IR. हो गया. कभी कभी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं. क्या पूछ लेते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस. तो आपको कैसे फाइंड करोगे? तो फ्रॉम इक्वेशन 4 यू विल हैव E अपॉन I, क्योंकि सिर्फ I को क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R. तो व्हाट इज स्मॉल r? E बाय I माइनस कैपिटल R. ये बन गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. पक्का पक्का, गुड, हो गया, डन. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था. हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया कंप्लीट सर्किट पे. कंप्लीट सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक EMF का सोर्स है E. पैरामीटर लिख दिए यहाँ पे. कैपिटल R क्या है, स्मॉल r क्या है, E क्या है, I क्या है, VR क्या है और V क्या है. R is external resistance, small r is internal resistance, E is EMF of the battery, I is current in the circuit, VR is potential drop across small r and V is potential drop across capital R. तो ये जो सप्लायर है एनर्जी का, उसको कौन कौन यूज कर रहा है? स्मॉल r और कैपिटल R. स्मॉल r ने कितना यूज किया? VR. कैपिटल R ने कितना किया? V. तो E इक्वल टू क्या बन गया? VR प्लस V. लेकिन V होता है IR और VR है I स्मॉल r. ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो बन गया IR प्लस I कैपिटल R. I कॉमन निकाल लिया, स्मॉल r प्लस कैपिटल R. दिस इज द इक्वेशन ऑफ EMF. फिर हमको यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप का भी इक्वेशन चाहिए था. तो V इक्वल टू E माइनस VR. VR इज IR, तो E माइनस IR. पक्का पक्का, गुड, श्योर. देन इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, तो वो भी तुमको यहाँ से मिल जाएगा. मिल गया है हमको इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. देन अब हमको देखना है, जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस देखा था. कितने टाइप की कॉम्बिनेशन देखे थे तुमने? 2, सीरीज एंड पैरेलल. वैसे ही सिमिलरली वी वांट टू सी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. अब मैं आपको बता रहा था कि सेल और बैटरी में डिफरेंस में आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे बताऊंगा. वो पर्टिकुलर टाइम आ गया. अब सेल और बैटरी में डिफरेंस इतना ही है, व्हेन यू कनेक्ट large number of cell, more than one cell together, that becomes a battery. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें अभी 2 सेल है. तो ये 2 सेल मैंने सर्किट में लगा लिए, तो इट इज एक्टिंग एज अ बैटरी. तो 1 से ज्यादा जब सेल तुम लगाते हो, 2 और मोर देन 2, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हो तुम बैटरी. क्या बोलते हो? अब इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. एग्जाम्पल ये इन्वर्टर का बैटरी है हमारे पास. आपके घर में भी इन्वर्टर होगा, उसमें बैटरी होता है. यू नो, उस बैटरी में नॉर्मली 6 सेल होते हैं. कितने होते हैं?
सिक्स सेल, इसलिए उसको सिक्स सेल बोलते हैं क्योंकि 6 सेल लगा है उसके अंदर आपने, दैट इज कॉल्ड एज अ बैटरी। इवन व्हेन यू बाय अ लैपटॉप, फिर आप जब लैपटॉप लेने जाते हो तो पहले तो आप पूछते हो कि इसमें क्या फीचर है, उसमें क्या फीचर है, फिर वो आपको बहुत कुछ बताते हैं कि इसमें रैम इतना, इसमें रैम इतना, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ये आएगा, वो आएगा, रोम इतना आएगा, प्रोसेसर ये आएगा, वो आएगा, आखिर में बोलेगा बैटरी का क्या, तो बोलेगा अरे इसमें 6 सेल लिथियम आयन बैटरी है, और दूसरा जो सस्ता वाला है उसमें 4 सेल बैटरी है। तो नंबर ऑफ सेल्स मेक्स अ बैटरी, लेकिन सेल को तुम कैसे कंबाइन कर रहे हो उसके दो तरीके होते हैं। तो अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। You can combine cells in two different ways, just like you can combine resistances in two different ways. Combination of cells. तो जो पहले टाइप का कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इट इज टू सिंपल। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग करते क्या है, हम लोग एक इलेक्ट्रिकल पाथ इज जस्ट द पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज। जैसे नॉर्मल पाथ, रास्ता, रोड इज अ पाथ थ्रू विच ट्रैफिक फ्लोज। यहाँ पे ट्रैफिक मतलब चार्जेस है, चार्जेस फ्लो मतलब क्या है, करंट है। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 2 cells, now if I connect it in such a way, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना, you have to pay proper attention here to understand the equations। ध्यान नहीं होगा तो इक्वेशंस नहीं समझ में आएंगे। तो हमारे पास ये जो पहला सेल था, इसका ईएमएफ मैं ε1 बोल देता हूँ, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं R1 बोल देता हूँ। मेरे पास और एक सेल है जिसका ईएमएफ मैं ε2 बोल रहा हूँ, ε2, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं R2 बोल देता हूँ। सबसे पहले इफ यू हैव नोटिस्ड, I am connecting the two cells in a single electrical path such that the negative terminal of one cell is connected to the positive of the next cell. This is a definition of series combination. So when cells are connected in an electrical path, क्योंकि single electrical path है, such that the negative terminal of one cell is connected to positive of the next cell, then such a combination is known as series combination. So when the cells are connected in an electrical path, such that the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the next cell then such a combination is known as क्या बोलोगे इसको, कौन सा कॉम्बिनेशन, is known as series combination। पक्का, गुड, एंड सो ऑन सो फोर्थ। दो से ज्यादा होगा तो दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, तीसरे का नेगेटिव चौथे के पॉजिटिव के साथ, चौथे का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव के साथ, चलता जाएगा। सो व्हेन यू कनेक्ट cells in a single electrical path such that the negative of one cell is connected to the positive of the next one, such a combination is known as series combination। अब क्वेश्चन तो ये आता है कि सीरीज में लगाना क्यों है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन तुमको किस पर्पस के लिए बैटरी यूज करना है। बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना, जैसे ये वाला सेल है, यू नो दिस इज 1.5 वोल्ट डीसी सप्लाई। एसी डीसी क्या होता है वो 12th में सीखोगे। एंड आई हैव वन मोर बैटरी, ये जो माइक्रोफोन्स में यूज होता है, दिस इज 9 वोल्ट, और जो सेल तुम लाते हो 1.5 होता है, ये कितना है, 9 वोल्ट।
इमेजिन इमेजिन मुझे 9 वोल्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास 9 वोल्ट का बैटरी नहीं है, मेरे पास 1.5 वोल्ट के 6 सेल्स है। तो मैं ये 1.5 वोल्ट के 6 सेल्स को मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ, तो मुझे टोटल पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाता है 9। 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद जो टोटल ईएमएफ है इज द सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन the total EMF या फिर you would say effective EMF या फिर you can say equivalent EMF, the equivalent EMF is the algebraic sum of EMFs of all the cells। तो जो टोटल EMF आएगा कैपिटल E, इट विल बी समेशन ऑफ एप्सिलॉन I रन्स फ्रॉम 1 to n। एग्जाम्पल अगर 2 लगाए तो फिर क्या आएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। 3 लगाए तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। अगर ऐसे मैंने टोटल n लगा दिए तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 अप टू एप्सिलॉन n। वो डिपेंड करता है कि तुमको टोटल EMF कितना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मुझे 9 वोल्ट चाहिए तो मैं 1.5 के 6 लगा दूंगा। अगर 6 वोल्ट चाहिए तो 1.5 के कितने लगाऊंगा, 4। कितने लगाऊंगा, 4। अभी देखो ये टॉपिक में ना, इसके बाद इस टॉपिक के बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की भी बात हुई है, तो मैं अभी साथ में ही बता देता हूँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। अगर एक आधा रह गया तो तुम नोट वैसे करोगे ही। वैसे एडवांटेज इज दैट कि यहाँ पे ईएमएफ जो मिल रहा है तुमको, रिजल्टेंट ईएमएफ जो मिल रहा है, इक्विवेलेंट जो मिल रहा है, इट इज द सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स। मतलब जब तुमको ज्यादा वोल्टेजेस रिक्वायर्ड हो तो तुम सारे सेल्स को कैसे लगा दोगे, सीरीज में। कैसे लगा दोगे, सीरीज में। कैसे लगा दोगे, सीरीज में। लेकिन करंट विल बी सेम, क्योंकि याद है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो या फिर सेल्स हो, इट जनरेट्स द सेम करंट। तो करंट इज सेम। ईएमएफ, टोटल ईएमएफ विल बी द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स। तो एडवांटेज नंबर 1 कि जब आपको ज्यादा ईएमएफ रिक्वायर्ड हो तो आप सेल्स को कैसे कनेक्ट करते हो, सीरीज में। लेकिन डिसएडवांटेज भी है, वो ये है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर 10 सेल लगा दिए इन सीरीज, सिर्फ इमेजिन करो इफ आई पुट 10 सेल्स इन सीरीज। अब तुमको प्रैक्टिकली भी समझेगा कि हम लोग घर में जो बैटरी यूज करते हैं फॉर इन्वर्टर्स, या फिर जो तुम्हारा लैपटॉप का बैटरी होता है वो सीरीज वाला नहीं होता है, वो पैरेलल वाला होता है। बताता हूँ क्यों। let us say if you have, let us take 4 cells in series, let us say। अब अगर इसमें से एक भी सेल डेड हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो योर सर्किट इज ब्रेक ओपन। सर्किट ओपन हो गया, सर्किट ओपन हो गया तो तुम्हारा ये बैटरी कुछ काम का ही नहीं रहा, इट विल नॉट वर्क। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक भी सेल खराब होना मतलब सर्किट कट जाना, इसको बोलते हैं सर्किट इज ब्रेक ओपन। तो सर्किट ओपन हो गया, इसका मतलब ये बैटरी तुम्हारा काम का रहा ही नहीं जब तक तुम दूसरा सेल यहाँ पे डालते नहीं हो तब तक। तो यू कैन जस्ट पुट 1 सेल हियर, रिप्लेस करो, खराब को अच्छे के साथ रिप्लेस कर दो, इट अगेन वर्क्स। तो ये उसका डिसएडवांटेज भी है कि एक भी सेल खराब हो गया तो तुम्हारा ये जो सर्किट है वो काम नहीं करने वाला। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। तो ये डिसएडवांटेज है। अब लेट अस टॉक अबाउट, हमने टोटल ईएमएफ तो देख लिया, टोटल ईएमएफ इज जस्ट द समेशन। व्हाट अबाउट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस? क्योंकि देखो यहाँ पे ना इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में लग गए फिर, क्योंकि R1 का एक पॉइंट R2 के साथ कनेक्टेड है, R2 का एक पॉइंट R3 के साथ कनेक्टेड होगा, R3 का एक पॉइंट R4 के साथ कनेक्टेड होगा। मतलब यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस में एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है कि नहीं? जब 2 रेजिस्टेंस में एक ही पॉइंट कॉमन होता है वो सीरीज होता है कि पैरेलल होता है? सीरीज। तो यहाँ पे जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, therefore total internal resistance will be, इसको मैं R टोटल बोल देता हूँ, समेशन ऑफ RI runs from 1 to n।
ठीक, करेक्ट, गुड, पक्का पक्का, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो ऑन सो फोर्थ, श्योर, गुड। अब ये मैंने इनकम्प्लीट इक्वेशन लिखा था, अभी कंप्लीट करूंगा। ये इनकम्प्लीट इक्वेशन है, हम लोग कंप्लीट करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे बताता हूँ। गोइंग बैक टू द इक्वेशन ऑफ EMF, डू यू नोटिस ये जो IR था ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल था, अक्रॉस एक्सटर्नल, और इसी का हमने एक इक्वेशन बनाया है, V इक्वल टू, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो क्या है, EMF माइनस VR। व्हाट इज VR? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, अब क्योंकि इस सर्किट में तुमने एक सिंगल सेल लगाया था, सिंगल सेल था ना, तो सिंगल सेल का एनर्जी E किसने किसने यूज किया था, VR और V ने, तो V ने कितना यूज किया, मतलब R ने कितना यूज किया, E माइनस VR, बराबर। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, E माइनस VR। अब इमेजिन कि मैं अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा दूं, इधर एक ही सेल था, अगर मैं कॉम्बिनेशन लगा दूं, किसको लगा दूं, किसको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, किसको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, तो उस केस में क्या होगा फिर, तो इफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स is connected to an external resistance, then the potential drop across the external resistance, then the potential drop या फिर potential difference across the external resistance will be, what was the potential drop across the external resistance for a single cell, E minus VR, और ये VR क्या था, IR, तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ आएगा, E माइनस IR आएगा कि नहीं, सेम, लेकिन यहाँ पे जो E है वो सिंगल सेल है क्या, नहीं, वो E कौन है E, समेशन एप्सिलॉन I, तो V इक्वल टू क्या लिखोगे, समेशन एप्सिलॉन I रन्स फ्रॉम 1 to n, माइनस, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है हाँ कि ना, करंट सेम है हाँ कि ना, हाँ, तो करंट तो सेम है, तो करंट को तो मैं I ही लिखने वाला हूं। व्हाट वाज R इन दिस केस, समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to n, ये बन गया आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अभी इतना डिटेल आपको नोट्स में दिया नहीं है, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक का राइट अप डायरेक्टली दे दिया मैंने, उन्होंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख के छोड़ दिया, पर आया कहाँ से, दैट इज व्हाट यू शुड नो, गुड। और थोड़ा सा आदत डाल लो, इज अ सिंपल थिंग, व्हाई, बिकॉज इट इज अ सिंपल थिंग, इसलिए मैंने बोला टेक द एनालॉजी ऑफ, ये सप्लायर है एनर्जी के, ये दो भूखे हैं एनर्जी के, इसने जितना भी दे, इन दोनों ने साथ में मिलकर घटक लिया, तो ही इक्वल टू V प्लस VR या फिर VR प्लस V। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज कैपिटल V, what will be capital V, E minus VR, what is VR, IR, where small r is internal resistance। अगर मैं एक की जगह पे बहुत सारे सेल्स लगा रहा हूँ सीरीज में, तो जो टोटल EMF है वो होगा समेशन एप्सिलॉन I रन्स फ्रॉम 1 to n, तो E की जगह पे क्या लिखेंगे, समेशन एप्सिलॉन I रन्स फ्रॉम 1 to n, और क्योंकि सीरीज था तो करंट तो सेम था, करंट तो सब में I होगा, तो करंट का समेशन होगा क्या, नहीं होगा, समेशन के बाहर रखेंगे, समेशन किसका होगा, R का, क्या आएगा, समेशन I रन्स फ्रॉम 1 to n, तो बस बन गया ना इक्वेशन। अगर दो सेल लगाए तो मुझे इक्वेशन बताओ, यहाँ क्या लिखोगे, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस I R1 प्लस R2, तीन सेल लगाए तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 माइनस I R1 प्लस R2 प्लस R3, डन, गुड। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगला कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन था
उसमें तुमने एक सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ में सारे सेल को कनेक्ट किया सच दैट एक सेल का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। यहां पे वैसा नहीं है। अब यहां पे यू हैव सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट सारे सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल कॉमन करके एक पॉइंट को लगा दिए और सारे सेल्स का नेगेटिव टर्मिनल कॉमन करके एक पॉइंट को लगा दिए, और यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ में भी नहीं है। तो रिमेंबर दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये एप्सिलॉन है। ऐसे मेरे पास इमेजिन दो सेल्स है, दो सेल है। तो दो सेल है तो ये एप्सिलॉन 1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एप्सिलॉन 2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। व्हाट यू डू इज इन सबके पॉजिटिव टर्मिनल, रिमेंबर दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इन दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने कनेक्ट किया। अब थोड़ा सा डायग्राम अलग दिया है, चलो जैसा डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में दिया है मैं वैसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ, डजंट मैटर रियली। तो इन्होंने ऐसा बताया है वो दैट यू आर कनेक्टिंग इट इन सच अ वे। डन। तो दैट्स हाउ इट इज कनेक्टेड। दोनों सेल का पॉजिटिव एक कॉमन पॉइंट पे, दोनों का नेगेटिव एक कॉमन पॉइंट पे। तो डिफाइन भी कैसे कर लेंगे, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था, व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ सच दैट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द नेक्स्ट। यहाँ पे वैसा नहीं है। व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सर्किट, व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सर्किट, अभी यहाँ पे मैं इन इलेक्ट्रिकल पाथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन अ सर्किट बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पाथ की बात ही नहीं हो रही। ये अलग पाथ है, ये अलग पाथ है, ये अलग रास्ता है करंट के लिए, ये अलग है। तो when cells are connected in a circuit such that the positive terminals of all the cells are connected to a common point and negative terminal of all the cells is connected to another common point. तो ये याद रखना। तो if you remember definition, it is easy for you to also write in exam, such that the positive terminals of all the cells are connected या फिर are joined together, ऐसे भी बोल सकते हो, are joined together and the negative terminals of all the cells are joined together, then such a combination is known as parallel combination, यहाँ तक क्लियर? सारे सेल्स का पॉजिटिव, सारे सेल्स का नेगेटिव कॉमन कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमन, नेगेटिव नेगेटिव कॉमन। पक्का? श्योर 100%? गुड। अभी इसको भी अगर याद रखना है तो तरीका है, इट्स हाउ यू इमेजिन, मतलब ये मेरा तरीका है, आई डोंट नो हाउ यू टेक इट दिस वे। नाउ आई इमेजिन अ सीरीज कॉम्बिनेशन टू बी लाइक अ बांसुरी, एक के बाद दूसरा, और पैरेललाइजर, तो खींच मेरी फोटो, करेक्ट? मैं तो आई एम लाइक दैट ओनली, मेरे को याद रखने के लिए ना, आई डोंट वांट टू अननेसेसरी टेक स्ट्रेस। साइंस इज समथिंग दैट यू शुड एंजॉय अननेसेसरली। रटते बैठते हैं, मतलब आई यूज्ड टू सी माय फ्रेंड्स बुक खोल के, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हो रहा है, ये हो रहा है, सीरीज में ये हो रहा है, फिर लिख रहे थे। अब जब तुम्हारा दिमाग इतना अच्छा कैमरा है, व्हाई डू यू वांट टू लाइक मेमोराइज थिंग्स? रट्टा मारने की जरूरत ही क्या है तुम लोगों को? जस्ट इमेजिन। अब इमेजिनेशन अच्छा होगा, इक्वेशंस अपने आप बनते, जैसे पहले बने थे अभी भी बना लेंगे। अब देखो, चलो पहले एडवांटेज बता देता हूँ। जैसे एज आई टोल्ड यू,
every combination has its advantage and has its disadvantage also. एग्जाम्पल, सीरीज का एडवांटेज क्या था कि जब तुम सीरीज में लगाते हो तो जो टोटल ईएमएफ है इट इज अ सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल, राइट, करेक्ट. और डिसएडवांटेज क्या था कि एक भी सेल डैमेज हो गया तो बैटरी विल बी यूजलेस अनलेस एंड अनटिल यू रिप्लेस दैट सेल विद अ न्यू सेल. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे तुम 200, 10,000, 50,000, 1,00,000 सेल तुम पैरेलल में लगा दो, जो टोटल ईएमएफ है इट विल बी द सेम ऑलवेज. अगर मैं 1.5 के 10 सेल पैरेलल में लगा देता हूँ तो इफेक्टिव ईएमएफ विल बी द सेम, इट विल बी 1.5 वोल्ट ओनली, वोल्टेज नहीं बढ़ने वाला. सो व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इफेक्टिव वोल्टेज डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम. तो 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 जितने लगाने हैं लगा दो पैरेलल में, तो टोटल वोल्टेज विल बी सेम. क्या रहेगा? सेम. क्या रहेगा? सेम. ये याद रखना, सेम. तो ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे इफेक्टिव वोल्टेज मतलब इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इफेक्टिव यू कैन से इफेक्टिव ईएमएफ बढ़ता ही नहीं है. और इसका एडवांटेज भी है. अब एग्जांपल ये तुम रिलेट भी करोगे. हाउ मेनी ऑफ यू हैव लैपटॉप्स? बाकी के पास नहीं है. घर में इन्वर्टर होगा तो उसका बैटरी है. तो चलो लैपटॉप या फिर घर का इन्वर्टर का बैटरी जब हम नया नया लाते हैं ना तो बैकअप ज़्यादा होता है, पता है ना, बैकअप ज़्यादा. लैपटॉप के केस में 5 से 6 घंटे का बैकअप आजकल मिलता है. पहले 4.5 आवर वॉज द मैक्सिमम दैट यू कुड गेट, पर अभी है वो 5, 6, 7 घंटे तक भी जाता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब तुम यूज़ करते हो उसको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल के बाद धीरे धीरे उसका बैकअप कम होता है. क्यों पता है? क्योंकि उसमें जो सेल्स होते हैं वो पैरेलल में होते हैं. मान लो 6 सेल बैटरी लाया मैं, उसमें से 1 सेल खराब हो गया, 5 तो अभी भी है ना, तो 5 बैकअप तो देंगे. फिर और एक खराब हो गया, 4 तो अभी भी है. तो बैकअप मिलेगा लेकिन कम मिलेगा. फिर और एक खराब हो गया सेल, तो अभी 3 सेल ही बचे. 3 सेल तो बैकअप देंगे, कम देंगे लेकिन देंगे. जब तक लास्ट सेल डैमेज नहीं होता तब तक वो बैटरी बंद नहीं होता, चलता रहता है. हाँ, बैकअप कम हो जाता है. सेम गोज विथ योर घर का इन्वर्टर का बैटरी, इज द सेम थिंग. इट इज अ 6 सेल बैटरी, सम केसेस 8 सेल आल्सो. यहाँ पे वो काउंट कर सकते हो तुम, 6 है ना, वो दिखेगा ऊपर कैप लगाया होता है. तो दिस इज अ 6 सेल बैटरी. तो अगर एक सेल खराब भी हो गया डज नॉट रियली मैटर, इट विल स्टिल वर्क. सिर्फ इतना है बैकअप टाइम कम होगा, लोड बेरिंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा उसका. पक्का पक्का. तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. एक सेल खराब हो जाए, 2 सेल खराब हो जाए, जब तक लास्ट सेल इज वर्किंग द बैटरी विल कीप ऑन वर्किंग, बट विथ लेस बैकअप नाउ. तो ये एडवांटेज भी है. अब एक काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव जहां कनेक्ट किया ना इसको पॉइंट B1 बोल देते हैं. मैं आपके नोट्स के साथ सिर्फ सेम नोटेशन रखना चाहता हूँ इसलिए B1, और नेगेटिव नेगेटिव को क्या बोल दिया? B2. अब इमेजिन करंट यहां से आए, ये जंक्शन पॉइंट है. जंक्शन पॉइंट इज लाइक चौक, चौराहा. चौराहे पे क्या होता है? ट्रैफिक स्प्लिट्स, करंट स्प्लिट्स. I1 और यहाँ पे करंट गया I2, और यहाँ पे आके वापस करंट हो गया मर्ज, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I. तो एक इक्वेशन तुमको यहाँ से भी मिल गया, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इक्वेशन नंबर 1. सबसे पहले थोड़ा सा और बेसिक्स पता होगा तो अच्छे से समझेगा इक्वेशंस कहाँ से आ रहे हैं. फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज दैट, चलो 3 कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के जो लगभग सेम है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अगर मैंने यहाँ पे एक वेसल रखा, उसमें गर्म पानी है, लेट अस से बॉइलिंग वाटर, एंड इफ आई टच इट या इफ यू टच इट, क्या होगा? हाँ, झटका लगेगा. वेरी गुड, सही बात है, झटका लगेगा. क्यों? द क्वेश्चन इज व्हाई. Because heat is flowing from higher temperature body to lower temperature body, because your body is at lower temperature. तो सर्दी में सर्दी लगने का कारण ही वो होता है कि जो सराउंडिंग वो लोअर टेम्परेचर पे होता है और तुम्हारा बॉडी हायर टेम्परेचर पे होता है. तो योर बॉडी स्टार्ट्स लूजिंग हीट बिकॉज हीट इज एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. इसलिए तो ठंड लगता है ना, बॉडी में से हीट बाहर जा रहा है तो यू फील कोल्ड. और गर्मी में उल्टा होता है, surrounding is at higher temperature, your body is at lower temperature compared to surrounding, and your heat is flowing from surrounding to your body.
इसलिए तुमको क्या लगती है, गर्मी। तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर। सेम गोज विथ विंड। विंड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन। और ज्यादा ज्यादा कुछ तुमको एक्सपेरिमेंटल सेटअप की जरूरत नहीं है समझने के लिए। एग्जाम्पल्स, अभी ये पूरा रूम जो है बंद है और कंप्लीटली क्लोज है, किसी ने एक खिड़की खोल भी दी ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिंगल विंडो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमको, कोई हवा आएगा नहीं जाएगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल तुम दूसरे साइड पे और एक विंडो ओपन करते हो तब तक। क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू क्लोज ऑल द विंडोज हियर, हर जगह पे थोड़ी देर के बाद प्रेशर विल बिकम सेम। इफ प्रेशर इज सेम, wind does not flow because wind flows only because of pressure difference. Wind flows from higher pressure to lower pressure, right? तो विंड को, एयर को फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो एक विंडो खोल दे तो क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। दो विंडो ओपन किए, मे बी वन साइड इज हायर प्रेशर, द अदर साइड इज लोअर प्रेशर, तो विंड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो मतलब ब्रीज बोलते ना, ब्रीज आया मतलब हवा का झोंका आया, राइट? Similarly, current flows from higher potential to lower potential, higher potential to, तो देखो करंट मैंने लेफ्ट से राइट जाते हुए दिखाया है, बराबर कि उल्टा दिखाया? कहां से जा रहा है करंट? B1 से कहां जा रहा है? तो मुझे बताओ कि पोटेंशियल ज्यादा B1 पे कि B2 पे? B1। इसलिए जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे, जब तुम लिखोगे ना पोटेंशियल डिफरेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस लिखने वाले हो तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है कि हमने VB1 माइनस VB2 क्यों लिखा, उल्टा क्यों नहीं लिखा? तो तुम करंट का डायरेक्शन कैसे दिखा रहे हो? कहां से कहां जा रहा है? B1 से B2। तो B1 से B2 जा रहा है तो B1 इज एट हायर पोटेंशियल, B2 इज एट लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। पक्का पक्का? तो एरोज विल मैटर। उल्टा एरो दोगे तो ये इक्वेशन उल्टा लिखना पड़ेगा तुमको, VB2 माइनस VB1। यहां तक क्लियर है? अब क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, डू यू रिमेम्बर मैंने जब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बताया था तब मैंने बोला था कि पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। करंट तो सेम नहीं है ना, वो तो बता दिया, इधर I1 इधर क्या है I2, तो क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ये चीज याद रखना, ये याद रखोगे तो समझेगा आगे, नहीं तो आगे के इक्वेशन समझ में नहीं आने वाले। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग, डू यू रिमेंबर ओहम्स लॉ? यस, V इक्वल्स टू, चलो ठीक है। डू यू रिमेंबर EMF इक्वल्स टू V प्लस IR, ये याद है क्या? तो IR इक्वल्स टू E माइनस V, याद है क्या? हाँ कि ना? श्योर? पक्का पक्का? 100%? तो I इक्वल्स टू E बाय R माइनस V बाय R, चलेगा क्या? बराबर है ना ये? IR इक्वल्स टू E माइनस V, तो I इक्वल्स टू E बाय R माइनस V बाय R। श्योर? ये क्वेश्चन याद है? ये जो ऊपर का पाथ है ना, इसको पाथ 1 बोलता हूं, पाथ 1, इसको पाथ 2 बोलता हूं। अब ये सेम इक्वेशन मैं पाथ 1 पे अप्लाई करता हूं। देयरफॉर फॉर पाथ 1 में करंट कितना था? I1। और EMF कितना था? एप्सिलॉन 1। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? R1। पाथ 1 हो या पाथ 2 हो, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है कि नहीं है? हाँ सेम है। तो V अपॉन क्या लिखेंगे? R1। ये डिटेल्स तुमको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, यू हैव टू थिंक, तब जाके इक्वेशन बनते हैं। व्हाट विल बी फॉर पार्ट 2? फॉर पार्ट 2 क्या आएगा? I2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 बाय R2 माइनस V बाय R2। सिर्फ V1 और V2 लिखने की गलती मत करना, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? सेम। अब ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 से, क्योंकि 2 और 3 में 1 में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, I इक्वल्स टू I1। व्हाट इज I1?
हाँ एप्सिलॉन 1 बाय R1 माइनस V बाय R1 माइनस माइनस कि प्लस, अरे बीच में प्लस है तो प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 माइनस V बाय R2। तो देयरफॉर I इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 माइनस V बाय R1 माइनस V बाय R2। ये जो आखिरी के दो टर्म है उसमें से V कॉमन निकल सकता है क्या? यस, तो I इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 माइनस V कॉमन आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। Therefore I equals to cross multiply epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1 upon R1 into R2 minus V R2 plus R1 upon R1 into R2। पक्का पक्का। इक्वेशन नंबर 4। अब एक काम करो, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन था इन जनरल, और थोड़ा सा डायमेंशनली सोचोगे, सोचना पड़ेगा। दिस इज ईएमएफ इनटू रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ इनटू रेजिस्टेंस प्लस ईएमएफ इनटू रेजिस्टेंस इज ईएमएफ इनटू रेजिस्टेंस। तो ऊपर क्या है ईएमएफ इनटू रेजिस्टेंस, नीचे क्या है रेजिस्टेंस का स्क्वायर है, एक रेजिस्टेंस कैंसल, तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आया, क्या आया ये ई बाय आर, क्या आया ये ई बाय आर। सारे इक्वेशंस मैंने आज लिख के दिए तुमको, जानबूझ के लिख के दिए कि तुमको थोड़ा सा समझ में आए कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। तो इफ यू नोटिस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है आई है, तो ये क्या आना चाहिए ई बाय आर का फॉर्म आना चाहिए कि नहीं, हाँ कि ना? और देखो ना ई बाय आर आना चाहिए कि नहीं, ई बाय आर आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए कि नहीं? हाँ वेरी गुड, आना चाहिए ना। और ये v बाय आर है, ये क्या है v बाय आर, तो देखो इधर v और ये बाय आर आना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो कैन आई राइट डाउन I इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस v बाय आर आना चाहिए था कि नहीं? तो ये r क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट। वैसे जरा ये देख के बताओ क्या ये दोनों पैरेलल में थे? तो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो फॉर्मूला क्या बनता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, तो यहाँ पे जो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट तुमने लिखा वो क्या बन रहा है R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू, तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस, तो बराबर है ना, पैरेलल में होना चाहिए था ना, ऐसा होना चाहिए था, पक्का पक्का। तो ये बन गया आपका फाइनल इक्वेशन फॉर करंट when the cells are connected in parallel। यहाँ तक सफिशिएंट है। अगर एक दो स्टेप आगे पीछे करना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो तब का तब देखेंगे। फिलहाल यू नीड टू रिमेंबर अप टू दिस पॉइंट, दिस इक्वेशन। श्योर, पक्का याद रहेगा ये? तो कल मैं अगले टॉपिक पर जाने से पहले ये एक बार रिवाइज करवा दूंगा। सो विल स्टॉप फॉर टुडे।